नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सत्ता की संग्राम की खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ शिवम। देश में कोरोना की जोरदार लहर के बीच आज पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं। इन सभी राज्यों की कुल 822 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है और इस दौरान कोरोना के सभी नियमों का कड़ाई से पालन भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि पांचों राज्यों की कुल 2364 केंद्रों में काउंटिंग हो रही है। इसमें बंगाल में 1113, केरल में 633, असम में 331, तमिलनाडु में 256 और पुदुचेरी में 31 केंद्र बनाए गए हैं। इस चुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य पर लोगों की नजर टिकी है तो वो है पश्चिम बंगाल। दरअसल प्रचार से लेकर मतदान तक यहां पर ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। इधर मध्य प्रदेश की एक विधानसभा सीट दमोह में भी हुए उपचुनाव का भी परिणाम आज सामने आएगा। उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव के नतीजे भी आज घोषित हो रहे हैं। खैर, कहां कौन किस पर भारी पड़ेगा, कौन जीत का जश्न मनाएगा और किसे निराशा हाथ लगेगी, नतीजे किसके पक्ष में आ रहे हैं, कौन आगे है और कौन पीछे, चलिए ये सब जानने के लिए शुरुआत करते हैं स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश सत्ता का संग्राम। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी मौजूद हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ के एडिटर संजय उपाध्याय भी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपके पास आऊंगा। देखिए, छत्तीसगढ़ को असम से बहुत उम्मीदें थी क्योंकि सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम चुनाव में दखल दे रहे थे, लगातार प्रचार के दौरे उनके हो रहे थे। लेकिन असम में अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ कांग्रेस को भी निराशा मिलती हाथ लग रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है संजय जी? हाँ जी जी जी। मेरा सवाल यह है कि असम में जो विधानसभा चुनाव हुआ है छत्तीसगढ़ के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिम्मेदारी सौंपी गई थी असम की, और असम में अब कांग्रेस को हार महसूस हो रही है, निराशा महसूस हो रही है, जो रुझान आ रहे हैं अब तक उसके मुताबिक। जी बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बड़ी जिम्मेदारी ये सौंपी गई थी और अपने तमाम जो यहाँ पर उनकी टीम है, उनके सलाहकार हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री लगातार असम के दौरे पर थे और लगातार उन्होंने रैलियां की, चुनाव प्रचार किया और कई तरीके से उन्होंने ये कोशिश की कि एक वहाँ पर वो व्यवस्था कायम की जाए और जीत का वो स्वरूप तय किया जाए जो कि छत्तीसगढ़ में हासिल हुई थी 15 वर्षों की एक सत्ता के सूखे के बाद। तो वही कोशिश की गई थी आसाम में भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो उतना कारगर होता नहीं दिख रहा है। जाहिर तौर पर जैसा अभी रुझान सामने आ रहे हैं, जैसे अभी रिजल्ट आ रहे हैं, तो उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमी रह गई। लेकिन जैसा बार बार कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने पूरे चुनाव की दिशा ही बदल दी, जिस तरीके से वहां पर चुनाव पहले शुरू हुआ था, जो मुद्दे उठे थे और मुद्दों के बाद कांग्रेस ने जो वहां पर गारंटी की। कोलकाता से हमारे साथ इस वक्त सैफुद्दीन, क्या स्थिति लग रही है? कितने राउंड की मतगणना अब तक हो चुकी है, कितने राउंड बाकी हैं? देखिए, जो स्थिति अभी चल रहा है, स्थिति के मुताबिक जो टीएमसी है, टीएमसी आगे है, हर जगह से टीएमपी वोट पर लीड कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो बोले थे कि 200 के पार, मगर लग रहा है इस बार उन्होंने 200 के पार उन्होंने, टीएमसी की दीदी 200 के पार होते जा रहा है। सैफुद्दीन जी, वहां की क्या स्थिति है नंदीग्राम की? नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी कुछ वोट से आगे लीड कर रहा है, ममता बनर्जी पीछे लग रहा है नंदीग्राम में। भी ये हुआ क्या, मुद्दा क्या रहा? जैसा लग रहा था कि बीजेपी आगे सरकार बना सकती है। पिछली बार मैंने जिस तरह से ममता बनर्जी 211 सीट लेके आई, हमें लगता है उसके आसपास पहुंच रही है फिर से। जो अभी फिलहाल लग रहा है वो क्या रुझान लग रहा, थोड़े कम वोटों से अंतर है कि अभी ये लीड कवर करेंगे? नहीं, लीड नहीं कर पाएंगे। जो वोट से ममता बनर्जी आगे है, आगे रहते रहेगा उन्होंने, इसलिए रहेगा
टीएमसी जो भी बंगाल पे जिस तरह काम किया है, वो जो उन्होंने उस तरह जो काम किया, उस काम को देखते हुआ बंगाल का जनता टीएमसी को ही चुन रहा है। नहीं, मतलब कानून व्यवस्था को लेके बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पे करती रही, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे उन पे आरोप लगाती रही है। जी जी। सोनार बंगला और इस तरह के बहुत सारी चीजें हुई थी, भतीजे को लेके आरोप लगाती रही, वो सब कोई आरोप सब निष्क्रिय हो गए चुनाव में। देखिए, उन्होंने जो आरोप लगाते रहे कि बंगाल में गुंडा राज है, ममता का गुंडा राज है, तो ये जो आरोप है इनका, तो बीजेपी का जो भी कार्यकर्ता है ये तो सिर्फ जुमलाबाजी करते रह रहा है। इसी जुमलाबाजी के जरिए एक ये भी आरोप दिया है कि गुंडा राज बंगाल पे होते रह रहा है। अगर गुंडा राज ठीक तरह से गुंडागिरी करते तो ममता बनर्जी आगे नहीं आते थे। चलिए, ये जो आपके पास कोई जानकारी है, जो भाजपा के 5 सांसद लड़ रहे थे, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री लड़ रहे थे, वो पीछे चल रहे हैं आगे चल रहे हैं? नहीं, पीछे चल रहा है। मुकुल राय जी पीछे चल रहे हैं? नहीं, मुकुल राय आगे चल रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वही है, बाकी जो 5 सांसद लड़े थे चुनाव, वो दोनों पीछे चल रहे हैं। जैसे लॉकेट चटर्जी है, उन्होंने भी पीछे चल रहा है। इन लोग क्या किया, जब भारतीय जनता पार्टी में आए, इन लोग सिर्फ जातिवादी किया है, हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा लगाया, काम कुछ नहीं किया है बंगाल पे। और जैसे इन्होंने नारा दिया था सोनार बंगला बनाएंगे बंगाल को, यूपी में बनाया नहीं बनाया, मध्य प्रदेश में बनाया नहीं बनाया, इनका सिर्फ जुमलाबाजी है। कोरोना को लेकर के कितना प्रभाव रहा? कोरोना में जिस तरह से इस दौरान जब वोटिंग चल रही थी तो मौतें हो रही थी और आरोप लग रहे थे कि सही ढंग से व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इसका कितना असर रहा? जी, इलेक्शन के दरिए वहां पे मैं भी थे, करीबन 1.5 महीना में बंगाल पे थे। तो कोरोना के लिए वहां पे अगर घर घर में चेक किया जाए तो डिस्पोज होगा बम का। हर घर से अगर 4 आदमी रहे तो 2 आदमी का कोरोना पॉजिटिव मिलेगा। हाँ, शिवम आपको सवाल। संजय जी, आप कुछ सवाल करना चाहेंगे? हाँ जी, देखिए सैफुद्दीन जी, जैसा आप कह रहे हैं कि एकदम से क्लीन स्विप दिख रहा है, जो रुझानों में दिख रहा है कि तृणमूल कांग्रेस एकदम क्लीन स्विप करने जा रही है, जैसा रुझानों में भी दिखाई दे रहा है कि जो आंकड़े दिख रहे हैं 200 के पार हैं और अभी 100 के काफी नीचे आ गई है भारतीय जनता पार्टी। तो मुख्य रूप से जो वहां पर एक ध्रुवीकरण की जो बात की जा रही थी, बार बार तृणमूल कांग्रेस भी यही कह रही थी कि वहां पर ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तमाम मुद्दे उठे थे वहां पर, जय श्री राम को लेकर बहुत सी बातें उठी थी और उस पर ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की गई थी। तो क्या लगता है ये सारे मुद्दे धरे रह गए, जो तृणमूल कांग्रेस ने जो वहां पर मुद्दे उठाए और जिन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ी, खेला होबे और भी जैसे जो विषय थे, क्या वो हावी रहे? देखिए, मैं आपको पहला तो ये बताना चाहूंगा, ममता बनर्जी जो टीएमसी पार्टी ने पार्टी को खुद बनाया है। आप देख सकते हैं इलेक्शन के जरिए जैसे जेपी नड्डा हो, नरोत्तम मिश्रा जी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह जी हो, इन लोग रूट पड़े थे बंगाल पे, फिर भी एक लेडीज को हराने के लिए, फिर भी उन्हें हरा नहीं पाए। तो आप देख सकते हैं किस तरह उन्हें लीड कर रहा है ममता बनर्जी। लीड इसलिए कर रहा है कि उनका बंगाल पे दबदबा है। जैसे उन्होंने बोले थे कि खेला हवे जो उन्होंने नारा दिए थे, आज देख रहे हैं किस तरह खेल रहे हो। जी सैफुद्दीन जी, मेरा सवाल ये है कि देखिए, कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को महिलाओं का ज्यादा वोट मिला है, महिलाओं का मतदान प्रतिशत इस बार और चुनावों से ज्यादा है। तो क्या ये महिलाओं का मतदान प्रतिशत ममता बनर्जी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए जाता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल में ज्यादातर लोग गरीब है, तो उस गरीबों को ममता बनर्जी को जो भी सरकार है, जैसे स्कूल में पढ़ने के लिए साइकिल फ्री देता है, शादी कराने के लिए कुछ पैसा 30 या 25 हजार कुछ देता है, तो इसीलिए वहां का जो भी लेडीज लोग उनको ज्यादा समर्थन करता है। ठीक है, संजय उपाध्याय जी, मेरा एक आपसे सवाल है, जिस तरह से 5 राज्यों के नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, उससे क्या लगता है, क्या विपक्ष की राजनीति बदल सकती है? विपक्ष की जिस तरह से दुर्गति इन रुझानों में देखने को मिलती है, उस लिहाज से देखिए, ये जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं, 5 राज्यों के जो चुनाव हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें जो परिणाम आ रहे हैं उसमें एक सबसे अहम बात है, और हो सकता है कि ये जो परिणाम है वो आने वाले दिनों में पूरे देश की राजनीति की एक दिशा ही बदल दें और राजनीति को
एक विपक्ष को, प्रधानमंत्री अमित शाह थे, भाजपा के दिग्गज नेता थे जिन्होंने डेरा डाला हुआ था पश्चिम बंगाल में। अगर इन तमाम चुनौतियों के बीच और इन तमाम कवायदों के बीच बड़े मुद्दे उछले, बड़ी बातें हुई और एक दूसरे पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई आरोप प्रत्यारोप लगाने की, तो इस बीच अगर ममता बनर्जी इस तरीके से उभर कर आती हैं, इस तरीके का बहुमत लेकर आती हैं, तो आने वाले दिनों में विपक्ष का जो एक गठबंधन है, जो महागठबंधन है, तो आने वाले जो लोकसभा चुनाव होंगे तो उसके लिए ममता बनर्जी एक सबसे बड़ा चेहरा होंगी और कहीं ना कहीं निर्विवाद चेहरा होंगी ममता बनर्जी, जो लीड करेंगी विपक्ष को, जो महागठबंधन है उसको वो लीड करेंगी। और एक जो वैक्यूम सा था कि अगर महागठबंधन बनता है तो उसका नेता कौन होगा, उसे लीड कौन करेगा, किसके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं जो संशय के बादल हैं वो पूरी तरह से छट जाएंगे। और ममता बनर्जी भले ही एक क्षेत्रीय दल के रूप में पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत रही हैं, लेकिन उनका राष्ट्रीय स्तर पर भी कद बहुत बढ़ेगा और एक तरीके से जैसा मैंने कहा कि वो महागठबंधन जो विपक्ष लगातार जिसका नाम देता रहा है, तो उसकी वो एक सर्वमान्य नेता के रूप में उभरेंगी। तो ये एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है राष्ट्रीय परिदृश्य में, राष्ट्रीय राजनीति में, जैसा कि रुझान पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं। त्रिपाठी जी, एक सवाल आपसे है मेरा। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, लगातार राजनेताओं ने रैलियां की, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार रैलियां कर रहे थे और नतीजतन जिस बात की आशंका लगाई जा रही थी कि कोरोना जो पैंडेमिक है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उस लिहाज से हर रोज नए केस भी सामने आए, तो उस लिहाज से क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे और मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि पूरे देश भर में आलोचना हो रही है इस वक्त चुनाव की रैलियों को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नहीं, जिसकी भी सरकार है उसकी आलोचना होगी और उसको ये परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जिस तरह से लोगों की मौतें हो रही हैं, ऑक्सीजन की कमी के चलते मौतें हो रही हैं। देखिए, महामारी है और महामारी में जब किसी के घर का कोई जाता है, मरता है, तो वो वर्तमान जो व्यवस्था है, व्यवस्था मतलब वर्तमान प्रशासन, सरकार, उसको दोष देगा ही। तो इन स्थितियों में जो इस समय विकट परिस्थितियों से हमारे देश गुजर रहा है, तो वर्तमान में सरकार मोदी जी की है। भले ही वो सारे प्रयास कर ले, लेकिन दोष उन्हीं को जाएगा। आम जनता, ये मानव प्रवृत्ति है, उन्हीं को देगी इन स्थितियों में। और खासकर ऐसे समय में जब 5 राज्यों में चुनाव हुए, पूरी ताकत इन्होंने झोंक दी कि बंगाल में हम चुनाव कराए ही। आपने देखा होगा हाई कोर्ट की टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया कि भाई चुनाव आयोग है, इस समय चुनाव कराने की उसको क्या जरूरत थी। जब महामारी का दौर गुजर रहा, चैन और बढ़ती जाएगी, रैली होगी तो निश्चित और डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा। तो उन्होंने यहां तक कहा कि इन पे मर्डर केस लगाना चाहिए। अरे 4 महीने 6 महीने बाद चुनाव करा लेते, राष्ट्रपति शासन लग जाता। कौन सा राष्ट्रपति शासन के दौरान कौन सा ऐसा हाय तौबा मचा जा रहा था कि आपको तुरंत इसी समय चुनाव कराने की आवश्यकता पड़ी। इसके कारण भी चुनाव रैलियों को लेकर के जो आम आदमी, यहां तक कि जो राजनीति से कोई ज्यादा महत्व नहीं रखता है या ज्यादा ताल्लुकात नहीं रखता है, वो तक कह रहा है कि ऐसे समय में चुनाव करा रहे हैं, मोदी जी वहां रैली कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री रैली कर रहे हैं। आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में भी भूपेश जी पे आरोप लग रहा है कि असम में चुनाव में रैली कर रहे हैं, जिस कारण छत्तीसगढ़ में इस तरह से स्थिति पैदा हो गई। भूपेश जी रहते भी तो स्थिति यही बनती, लेकिन आरोप, एक मुद्दा मिलता है, आरोप लगता है, और जब आरोप लगता है और जब आदमी परेशान होता है तो उन आरोपों को सत्य मान लेता है। तो आने वाले समय में बीजेपी यानी वर्तमान सरकार जो केंद्र की है, उस पर इसका असर बहुत विपरीत पड़ने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। सैफुद्दीन जी, खासतौर से नंदीग्राम की बात करें पश्चिम बंगाल में, तो नंदीग्राम में ऊंट किस करवट बैठते हुए दिख रहा है, ममता बनर्जी या शुभेंदु अधिकारी? क्योंकि फिलहाल ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं और अब तक कितने राउंड की वहां पर मतगणना हो चुकी है? देखिए, यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी का दिख रहा है और अब तक 7 मतगणना हो चुका है, बाकी का चालू है। तो आगे इसका फाइनल नतीजा आएगा कि ममता बनर्जी आएगा या शुभेंदु अधिकारी आएगा, मगर मुझे लग रहा है तो शुभेंदु अधिकारी आएगा नंदीग्राम पे। क्या वजह है? ममता बनर्जी पूरे बंगाल में जीत रही हैं ज्यादातर और खुद हार रही है, क्या वजह है? ये क्या था, ममता बनर्जी का जो पार्टी था जिसमें शुभेंदु अधिकारी काम करते थे, तो शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी से भारतीय जनता पार्टी में जो ज्वाइंट हो गए, तो वहां पर उसका एक दबदबा थे पब्लिक के लिए। जब टीएमसी में उन्होंने थे जो काम किए वहां का जनता के लिए, तो उसको पसंद करते थे। तो ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी में एक जीत हो गया कि ममता बनर्जी उसको अपोजिट छड़ के
ठहर के उनको हारा के तो उन्हें आएगा। तो ये ममता बनर्जी का ये नहीं हुआ, ममता बनर्जी वहां पे हार रहा है। मतलब नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का विधानसभा क्षेत्र है, वहां से वो लड़ते थे। जी जी मतलब उनके गढ़ में गई ममता बनर्जी, इसलिए हार रही। जी, उनको हराने के लिए गए थे मगर उन्होंने हरा नहीं पाए, खुद उन्होंने ही हार गए। हालांकि अभी सैफुद्दीन जी रुझान आ रहे हैं और वो नतीजों में कन्वर्ट थोड़ी देर बाद हो जाएंगे, लेकिन मान के चलते हैं जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं, अगर वो हार भी जाती हैं तो अगली बार ममता बनर्जी किस सीट से दाव खेलेंगी पश्चिम बंगाल के लिए? मुझे लगता नहीं कि अगली बार उन्हें नंदीग्राम से चलेगा, पहले जहां से ठहरते थे वहां से ठहरेगा। मतलब भवानीपुर कि तो उनके लड़ती लिए रही भी है। बड़ा सा भवानीपुर का मालूम है, भवानीपुर से कौन जीत रहा है? भवानीपुर से अभी मेरे पास उतना अपडेट नहीं आया है। और वो तो शिवम कहीं से भी लड़ सकते हैं, अगर उनकी सरकार है कहीं से भी इस्तीफा दिलवा सकते हैं, एक दो जगह चुनाव भी होने हैं, तो वो तो मुख्यमंत्री उन्हीं को बनना तय है और वही बनेंगी ही। कहीं से भी इस्तीफा हो जाएगा, कोई विधायक दे देगा, 6 महीने तो रह ही सकती है मुख्यमंत्री, तो उसका दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि संजय भी इससे इत्तेफाक रखेंगे। जो 86 सीट हमको बीजेपी की दिख रही है, देखिए ममता बनर्जी की 211 सीट थी, उसके पहले जब 2011 में जीती थी पहली बार तो कम सीटें थी, लेकिन बाद में उनकी सीटें और बढ़ गई। बीजेपी के लिए हालांकि बहुत बड़ी सफलता है, बीजेपी जहां बंगाल में 3 सीटें थी 86 सीटों पे जीत रही है। ये जो वोट शिफ्ट हुआ है संजय, आप भी इससे इत्तेफाक रखते होंगे कि जो 44 सीटें कांग्रेस और लेफ्ट, इन सबकी जो सीटें हैं और मतदाता हैं उनके विचारधारा उनको वोट देते रहे, वो बीजेपी में शिफ्ट हो गए हैं। क्योंकि सबको मिला लें तो ममता बनर्जी जितनी सीटें थी और विपक्ष पूरा जो था वो सब बीजेपी के साथ हो गया है। तो ऐसा लगता है कि जो बीजेपी का मतदाता हुआ है वो लेफ्ट, कांग्रेस या सीटें हुई हैं, इन सबको मिलाकर के बीजेपी में चले गए। अब वहां आगे आने वाले समय में द्विदलीय प्रणाली ही रहेगी, मुझे लगता है, भाई बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस। क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल। देखिए लगभग यही स्थिति पश्चिम बंगाल में बन चुकी है कि यहाँ पर भी द्विदलीय व्यवस्था ही होगी, क्योंकि सारे के सारे जो वोट थे जो कि ममता बनर्जी के खिलाफ थे, विपक्ष के जो वोट थे वो सारे के सारे वोट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाते दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट हो गए हैं, जैसे अभी चर्चा भी हो रही थी हमारी। तो ये जो अब व्यवस्था बन गई है, एक तरीके से देखें तो लेफ्ट का लगभग सफाया हो गया है, कांग्रेस का लगभग सफाया हो गया है। तो वहां पर 2 ही मुख्य दल बचते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य में जैसा एक बड़ा बदलाव होने वाला है वो ऐसा साफ दिखाई दे रहा है, तो वैसे ही पश्चिम बंगाल की भी राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने वाला है और वहां पर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही अहम मुकाबला होगा, नेक टू नेक फाइट होगी। अभी विधानसभा चुनाव के बाद अब आने वाले दिनों में जब वहां पर जमीनी स्तर पर जो लोकल जो चुनाव होते हैं उसमें भी यही दोनों दल कहीं ना कहीं जोर आजमाइश की कोशिश करेंगे। हालांकि जो लेफ्ट का जो केडर बेस्ड पार्टी है, उनका जो अपना केडर है, उनका जो पोलित है, तो वो भी कोशिश करेगा खुद को फिर से जगाने की, सक्रिय करने की, लेकिन ऐसा करना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि इन चुनावों में जितनी गहमा-गहमी हुई, विचारधारा की जितनी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई और एक दूसरे के ऊपर जितने गंभीर आरोप लगाए गए, तो एक तरीके से पश्चिम बंगाल का जो पूरा मानस है, जनमानस है, वो अब बढ़ चुका है 2 खेमों में। एक तृणमूल की ओर चला गया है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया है, चाहे वो किसी विचारधारा का हो। और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने को थोड़ा सा वहां पर बदलने की और एक सॉफ्ट रुख अपनाने की कोशिश की है, नरम रुख अपनाया है कि उन तमाम विपक्ष के विचारधारा के लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है और उनके साथ वो काम कर रही है। कहीं ना कहीं उनकी भी कुछ जो रणनीति है उसे भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है। तो अब पश्चिम बंगाल की राजनीति इस परिणाम के बाद बिल्कुल बदल जाएगी और वहां की जो व्यवस्था थी, जो तमाम जो सियासी समीकरण थे, अब बिल्कुल बदले हुए रूप में नजर आएंगे। जैसा आप भी कह रहे हैं, जैसा आपने कहा कि ये जो व्यवस्था होगी अब द्विदलीय प्रणाली के आधार पर ही होगी, 2 दलीय व्यवस्था ही होगी, जहां पर कि हो सकता है आने वाले दिनों में यही 2 पार्टियां जो हैं वो सरकार में बारी बारी से आएं और जाएं। क्योंकि जो दिख रहा है लेफ्ट एक तो सिमट गई, कांग्रेस 0 पे आ गई, तो इनको सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा। अभी हमें लगता है बहुत लंबे समय जैसे कांग्रेस रही है पहले, वहां 1977 में सारी दल मिलकर के चुनाव लड़े और पहली बार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने, उसके बाद 30 साल तक वो रहे आए। तो बड़ा मुश्किल
ममता बनर्जी जैसे जुझारू नेता जो कांग्रेस छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाई, वो उनको लंबा समय लग गया और बहुत अत्याचार भी उन्होंने सहा, तब जाकर के उन्होंने उनकी सरकार गिराई। तो यही मुझे भी लगता है कि ममता बनर्जी की भी सरकार बड़े लंबे समय तक चलेगी। बीजेपी अलग बात है कि केंद्र सरकार है तो संघर्ष मुझे लगता है करना ही पड़ेगा। आपने एक बात कही थी कि आने वाला जब केंद्र की राजनीति की बात होगी, देश की राजनीति की बात होगी, तो ऐसे समय पे ममता बनर्जी का कद बहुत बड़ा हो गया है। उनकी बीजेपी को कैसे हराया जाए, कैसे हटाया जाए, जब ये सारे दल मिलकर के बैठेंगे तो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। क्या देवगौड़ा वाली गलती वो भी कर सकती है? क्या आपको ध्यान हो, देवगौड़ा जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और मुख्यमंत्री से उनको फिर प्रधानमंत्री बना दिया और प्रधानमंत्री कुछ दिन बेचारे 8 महीने 6 महीने प्रधानमंत्री रह के हट गए, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री बनता नहीं है। तो ऐसी गलती क्या ममता बनर्जी के साथ भी हो सकती है क्या, कि सब जब मिलकर के चुनाव लड़े और अगर सरकार बन जाती है गैर भाजपाई, तो ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री का दावेदार बना दिया जाए? देखिए, ये विपक्ष की कोशिश तो जरूर होगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो संघर्ष किया है, जिस तरीके से वो लड़ी हैं और जमीन पर उतरकर उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है, पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ उन्होंने लड़ी है। केंद्र में जो सबसे ताकतवर लोग माने जाते हैं उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो जो विपक्ष होगा उसकी तो यही कोशिश होगी कि ममता बनर्जी केंद्र की राजनीति संभालें। लेकिन चूंकि अभी जो दिखाई दे रहा है और जो इस चुनाव में हमने देखा है, तो ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी ने जितनी कोशिश की, जितनी मेहनत की, जो जिस स्तर का संघर्ष किया, जिस स्तर का अपमान झेला, जिस स्तर की उन्होंने, कहा जा सकता है कि एक तरीके से जो तमाम लांछन और तमाम आरोप थे वो सहा, तो उसके बाद वो इतनी जल्दी बंगाल की राजनीति को छोड़ने वाली नहीं है। उनकी अभी कोशिश यही होगी कि जो भाजपा का पश्चिम बंगाल में बढ़ता प्रभाव है उसे कैसे कम किया जाए, उसे कैसे रोका जाए, उनकी प्राथमिकता ये होगी। और कहीं ना कहीं उनकी यही कोशिश होगी कि इस बीच जब अगला चुनाव आता है विधानसभा का, उस बीच अपना कैडर और कैसे मजबूत किया जाए। और ये भी शायद कोशिश हो सकती है, हालांकि इसके बारे में चूंकि ममता बनर्जी बहुत तेज तर्रार हैं, स्पष्टवादी हैं और बहुत ज्यादा समझौता करने की मूड में नहीं रहती हैं वो, तो लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है चूंकि सियासत है और पार्टी को मजबूत करना है, तो ये कोशिश भी करेंगी कि जो बिखरे हुए नेता हैं, जो रूठे हुए पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्हें फिर से संभाला जाए, उन्हें फिर से समझाया जाए और उन्हें पार्टी में वापस लाने की कोशिश की जाए। ताकि देखिए, क्योंकि बहुत बड़ा ये एक संकेत है, अभी जब परिणाम जो रुझान जो दिखाई दे रहे हैं कि अगर जिस तेजी से भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपना प्रभाव बना रही है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो जिसमें कि नेक टू नेक फाइट दी थी ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी, जानकारी लेनी आगे भी डिस्कशन को जारी रखेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुमित ओरछा भी जुड़ गए हैं। सुमित जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में मतगणना के रुझानों पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि बंगाल में हमारे पास खोने को क्या था, हम तो 3 सीट वाले थे। उन्होंने कहा है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बंगाल में हमारा वोट बैंक बढ़कर 125% हुआ है, यह अपने आप में रिकॉर्ड है, जहां वहां 00 पर है। उन्होंने कहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने राज्य में 32 साल सरकार चलाई है। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नंदीग्राम में लोगों ने उन्हें अप्रैल फूल बना दिया। देखिए, बंगाल में हमारे पास होने को क्या था, हम तो 3 सीट वाले थे और हमें अभी भी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाएगी पश्चिम बंगाल के अंदर। असम में हम दुगने से आगे हो गए। बंगाल में अभी हमारा वोट परसेंट 125% से ज्यादा बढ़ गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है किसी पार्टी का, इतना आपने वोट परसेंट बढ़ता। ठीक है, त्रिपाठी जी, आपकी संक्षिप्त टिप्पणी इस पर, ये बाइट आई नरोत्तम मिश्रा जी के इस पर। देखिए, ये तो इस तरह आना ही था। वो जब इसके पहले नरोत्तम जी से बात हुई थी, आपको भी ध्यान हो, जो रुझान आते हैं बहुत रेयर होता, जो शुरुआती रुझान आते हैं वो बहुत, एक ही 2 उदाहरण होंगे, 2-4 उदाहरण होंगे कि रुझान जिस तरह से आगे बढ़े और फिर वो उलट जाए। शुरुआती रुझान, वो जो डाक मतपत्र की बात कही जा रही थी, हमें लगता है वो ईवीएम की भी गणना चालू हो गई थी और वही आ रहा था। बल्कि उलट ये जा रहा है कि पहले शुरू में नेक टू नेक जा रहा था, अच्छी फाइट बीजेपी दे रही थी, लेकिन अब तो
पिछला रिकॉर्ड मतलब 2011 जो सीटें थी पिछले 2016 में ममता बनर्जी को मिली थी उसके करीब पहुंच रहे हैं। और बीजेपी को अंदर खाने में जो उनके बड़े बड़े जो नेता हैं, समीकरण जो बिठाते हैं, जो उनके एनालिसिस्ट हैं, उनको पहले दिन से मालूम रहा होगा कि हम कितनी सीटें पा जाते हैं। वो भी आश्चर्यचकित कि हम 87 में सिमट कर रह गए। उनको भले सरकार ने बनाया लेकिन उनको लग रहा था कि हम 100, 125, 125, 130 सीटें हम लेकर के आएंगे और आने वाले बाकी के 5 साल में हम फिर सरकार बनाएंगे। लेकिन 87 तक आंकड़ा सिमट कर जाएगा, मुझे नहीं लगता कि उनको भी विश्वास नहीं हो रहा होगा। नरोत्तम जी ने जो बाइट दी तो एक नेता, राजनेता जो है वो ये थोड़ी कहेंगे कि हम बीजेपी यहाँ फेल हो गई पूरी तरह से। वो तो आंकड़े की बाजीगरी होगी कि हमारा वोट बैंक किधर है, कितना बढ़ गया, हम 3 थे, हम इतने हो गए, वो तो होना ही था। ठीक है, सुमित ओरछा भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं। सुमित जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, जो नारा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, अब की बार 200 पार, वो नारा बीजेपी सार्थक तो नहीं कर पाई लेकिन टीएमसी सार्थक करते हुए नजर आ रही है, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं उस लिहाज से। हालांकि अच्छी स्थिति ये है, अच्छी बात यह है कि इस बार 2 राज्य आप जीतते हुए नजर आ रहे हैं, पुदुचेरी और आसाम। पहले एक ही राज्य जीता था। पांडिचेरी को नहीं कह सकते केंद्र शासित राज्य है जी। हर एक विजय और हर एक पराजय का पार्टी समान रूप से एनालिसिस करती है, समीक्षा करती है, उन गलतियों से सीखते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। और यही हमारी यात्रा में जो एक ग्राफिकल आप बढ़ोतरी देखते हैं उसका एक सबसे बड़ा कारण है। जहां हम जीत रहे हैं वहां हम जीते हैं तो उसकी भी समीक्षा करेंगे, जहां हारेंगे उसकी भी समीक्षा करेंगे। और पश्चिम बंगाल जैसा राज्य जिसे ना हमारी हार कहा जा सकता है ना हमारी जीत कहा जा सकता है, हम वहां पर पहले से बहुत बेहतर करने की दिशा में आए हैं, उसको भी हम समीक्षा करेंगे। संकल्प और टारगेट हमेशा बड़े रखने चाहिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी मानती है। हम अपना उच्चतम बिंदु तय करते हैं, उसके लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ बिंदु तय करने के बाद में लक्ष्य का अपना सर्वश्रेष्ठ परिश्रम करते हैं, पराक्रम कहते हैं, मेहनत करते हैं, समर्पण करते हैं, जनता के सामने नतमस्तक होकर के अपने विचार, अपने भावनाएं, अपना विश्वास प्रकट करते हैं। जो जनादेश होता है उसे हम सर झुका करके स्वीकार करते हैं। ना हम ईवीएम को दोष देते हैं, ना किसी समीकरण को दोष देते हैं, ना टीवी चैनल को दोष देते हैं, ना मीडिया को दोष देते हैं। हम जनता के जनादेश को ईश्वर का प्रसाद मान करके स्वीकार करते हैं और अपनी साधना को और कैसे अच्छा किया जाए इस दिशा में चल पड़ते हैं। 1 मिनट भी विश्राम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना रुकता है, ना थकता है, ना झुकता है, वह सतत प्रवाह की वाटी अविरल गंगा की तरह चलता है। और जीते तो भी हम आगे बढ़ते हैं जनता की सेवा के क्षेत्र में, पराजित होते हैं तो कैसे जनता का विश्वास अगले बार लिया जाए इसकी तरफ जुटते हैं। हमें कोई नानी के घर इटली नहीं जाना है, हमें कहीं पर और नहीं, बैंकॉक नहीं जाना है, हमें इसी जनता के, भारत माता की सेवा में अपने आप को अर्पण करना है।